अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुनहरे लोग में आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनसे हमारी तफसीली बातचीत होती है। इसी तरह की एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। ईदी सेंटर जो दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इसके ट्रस्टी हैं मोहतरम जनाब फैसल ईदी साहब। आप जानते हैं नाज़रीन, अब्दुल सत्तार ईदी का जो काम है पूरी दुनिया में, वो सबसे वाकिफ़ हैं, सब पूरी दुनिया वाकिफ़ है। पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ ईदी की साहब की खिदमत नहीं है। उसी को लेके चल रहे हैं हमारे फैसल ईदी साहब। इनसे हमारी आज बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बासित भाई? फैसल ईदी साहब, ये बताइए कि कराची से तालीम हासिल की आपने, प्राइमरी या सेकेंडरी? मेरी तालीम ज़्यादातर कराची से ही रही है। बीच में 2-3 साल मैं बाहर चला गया था, तो प्राइमरी तालीम यहीं से मैंने कराची से खारदर से हासिल की, और सेकेंडरी भी जो है वो मैंने मैट्रिक जो है वो प्राइवेट किया कराची से ही। फिर जो है वो कॉलेज में एडमिशन लिया, सेंट पैट्रिक गवर्नमेंट कॉलेज था सदर में। वहाँ से फिर ग्रेजुएट होने के बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी से वो मास्टर्स किया, जनरल हिस्ट्री डिपार्टमेंट। अच्छा, फैसल ईदी साहब, ये बताइए कि तालीम के दरमियान कुछ अर्सा आप अमेरिका भी गए और वहाँ भी शायद 1 साल 2 साल पढ़ाई की आपने? जी, मैं जब 13 साल का था तो मम्मी ने ईदी साहब से लड़ाई करके मुझे बाहर भेज दिया था, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। तो तकरीबन गालिबन 90-95 के दरमियान की बात है। 89 की बात, 89 से लेके 92 तक मैं बाहर था। मतलब इसमें 93 तक बाहर था, लेकिन 1 साल में वापस पाकिस्तान आ गया था। फिर मैं वापस चला गया था अमेरिका। तो जो है वो टोटल 3 साल, उसमें मैंने वहाँ पे 3 क्लासें पढ़ी, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं भी पढ़ी थी वहीं पे। तो क्योंकि जंप दिया था उन्होंने मुझे, एक दफ़ा पीछे किया उन्होंने, फिर जंप दिया, तो इंग्लिश ना आने की वजह से। तो उसका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। फ्लोरिडा में रहा 2 साल, 1 साल न्यूयॉर्क में रहा। अच्छा, आप बचपन में फैसल ईदी साहब के साथ रहे काम में, या फिर वही बचपना जैसे गुज़रता है आम लोगों की तरह, तालीम, फिर घर, फिर वालदा से लाड़, वालदा से मोहब्बत, फिर खर्चे के पैसे भी आपकी वालदा देती थी, वो एक सुनहरे दिन थे? उस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। हाँ बिल्कुल, बचपन में ईदी साहब के साथ बिल्कुल वक्त गुजरा, लेकिन ईदी साहब घर नहीं आते थे। मैं नानी के घर पे बड़ा हुआ और वहीं से स्कूल जाता था, वहीं से सारी चीज़ें होती थी। तो हफ्ते में 1 दिन ईदी साहब, छुट्टी का जो दिन होता था जुम्मा, तो जुम्मे के दोपहर का खाना खाने के लिए ईदी साहब जो है वो आते थे घर पे। तो वहाँ पे फिर इनसे मुलाकात होती, फिर मैं ईदी साहब के साथ बैठ के जो है वो मीठादर ईदी सेंटर आ जाता खाना खाने के बाद। तो ये रूटीन थी। और वैसे ईदी साहब से मिलना हो तो यहाँ पे दफ्तर में आते थे, हर क्या बात, 1 दिन 2 दिन बाद मुलाकात होती थी ईदी साहब से। और अच्छा, फैसल ईदी साहब, क्या पाकिस्तान में ब्रिटिश तालीमी निज़ाम है, और इतना अरसा हो गया पाकिस्तान बनने के बाद, क्या हम वही निज़ाम को लेकर हम ग़ुलामी में ही रहेंगे, या आपको कोई ऐसी रोशनी नज़र आ रही है कि कोई ऐसा शख्स आएगा, कोई ऐसी हुकूमत आएगी, कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जो इस तालीमी निज़ाम को चेंज करे? क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि हम वहीं के हैं, दोहरा तालीमी निज़ाम, उस बारे में, क्योंकि आपका बहुत पाकिस्तान में 3-4 तालीमी निज़ाम चलते हैं। जब मैं पाकिस्तान में पढ़ता था तो यही मैट्रिक सिस्टम में पढ़ता था। जब मैं अमेरिका गया और वहाँ पे सरकारी स्कूल में मैंने दाखिला लिया फ्लोरिडा में, लेकिन वहाँ के स्कूली निज़ाम, तालीमी निज़ाम में और यहाँ के तालीमी निज़ाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यहाँ पे मार पीट की जाती थी, बहुत मुश्किल आपको पढ़ाया जाता था, इतना ज़्यादा लिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, समझ नहीं आती थी। जब अमेरिका में हम गए तो इतना आसान हो गया। जैसे मैं यहाँ से, मैं 7वीं क्लास में जब था पाकिस्तान में, अमेरिका में मैं गया तो मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी, उन्होंने 6ठी क्लास में मुझे दाखिल किया। 6ठी क्लास की मुझे जो पढ़ाई थी ना, ऐसा लगता था पाकिस्तान की 2री क्लास की पढ़ाई में कर। क्या बात, इतना आसान पढ़ाते थे वो। और फैसल साहब, एक और अहम बात ये है कि इसकी, हाँ जी आप बोले। इसकी मैं आपको बताऊं, हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो अंग्रेज़ों ने ग़ुलामों के लिए जो है बनाया था, ताकि हमें मार कुटाई कर करके हमें आदी कर दिया जाए जुल्म सहने के, मार खाने के,
तो हम आदी हो जाएं। और उसको तब्दील करने में हम कामयाब नहीं हुए। उसको तब्दील करने में इसलिए कामयाब नहीं हुए कि यहाँ पे कभी अवामी मूवमेंट चली नहीं, और भुट्टो साहब के ज़माने में थोड़ी सी भी चली तो फिर ज़िया-उल हक़ साहब ने आके फिर जो है वो वही गंदा पुराना निज़ाम जो है वो ब्रिटिश दौर का नाफिज किया और लोगों को तकसीम किया, जैसे अंग्रेज़ जो है वो करते थे तकसीम और हुक्मरानी। तो ज़िया-उल हक़ के ज़माने में कल्चर आया क्लाशनकोव का, कल्चर आया हेरोइन का, कल्चर आया करप्शन का, और उसके अभी तक जो है वो असरात हमारी सोसाइटी में हैं। और जो है हमारी तालीमी निज़ाम तक अगर हम रहें तो तालीमी निज़ाम को बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से इतने बड़े बड़े बैग्स स्कूल में दे दिए जाते हैं, ये सब ख़त्म होना चाहिए। छोटी सी किताबें, जितना हमारे पास निसाब है उससे चौथाई निसाब हो जाना चाहिए, और उस पर ज़्यादा फोकस करें। हमारी जो इम्पोर्टेंस है उनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ाएं ताकि बच्चे को डेवलप किया जा सके, उसकी मेमोरी अच्छी की जा सके, और पढ़ाई खेल कूद में होनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा 7वीं 8वीं क्लास तक बच्चे को फेल नहीं करना चाहिए। मतलब प्राइमरी जो एजुकेशन है 5वीं 6वीं क्लास तक भी आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते, उससे बच्चा डिसहार्ट हो जाता है। अगर आप किसी को 5वीं सर्टिफिकेट दे देंगे, अगर वो नहीं भी है काबिल, तो वो क्या कोई जहाज़ तो नहीं उड़ा लेगा, रिवीजन होता रहेगा, वो जहाज़ तो नहीं उड़ा लेगा, वो 8वीं साइंसदान तो नहीं बन जाएगा, कदीर खान के बराबर में तो नहीं बैठ जाएगा ना। तो 5वीं 6वीं तक जो है वो एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम भी नहीं होना चाहिए, बच्चों पे किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे टेस्ट हों, हर चैप्टर के बाद छोटे छोटे टेस्ट हों, उन्हीं के एनालिसिस पे जो है वो बच्चे को आगे प्रोग्रेस करनी चाहिए, और फेल नहीं करना चाहिए। फेल 6वीं 7वीं, बल्कि 6वीं 7वीं तक किसी को नहीं करना चाहिए, उससे बच्चा डिसहार्ट होता है, और ये बहुत ही गलत जो है वो बच्चे की पूरी ज़िंदगी पे जो है ना गलत असरात आता है। आप ये जानते हैं फैसल ईदी साहब कि अमेरिका में और यूरोप में बहुत ही तालीम को बहुत ही लो रखा हुआ है, और स्लो ग्रोथली उसको बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। और फिर अमेरिका में तो आपने देखा स्कूलों में कोई यूनिफॉर्म भी नहीं होता, वो इजी हो के आम कपड़ों में आते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। वो अलग चीज़ है। यूनिफॉर्म ना होने से अमेरिका के अंदर एक मसला आता है जो कि यूनिफॉर्म में नहीं आता। यूनिफॉर्म में ये होता है कि अमीर बच्चे जो होते हैं वो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, और जो गरीब बच्चे होते हैं वो ख़राब जूते, अच्छे पुराने कपड़े, तो फिर उनकी मॉकिंग होती है। एक यूनिफॉर्म में एक जैसे रहते हैं, एक जैसे यूनिफॉर्म हो तो अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तो ये अमेरिकी स्कूली तालीमी निज़ाम के अंदर ये इशू है, उसी वजह से बच्चे जो है वो जहनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर आए दिन इनकी स्कूलों के अंदर शूटिंग के वाक़यात आते हैं, और ये वही बच्चे करते हैं जो बेचारे गरीब ख़ानदानों से होते हैं, और उनको जलील किया जाता है, उनको मॉक किया जाता है। तो वो बच्चे नफसियाती तौर पर जो है अफेक्टेड हो जाते हैं, और फिर इनमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अग्रेसिव होते हैं, तो वो बच्चों को अपनी क्लासमेट्स को कत्ल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। फैसल ईदी साहब, आप ये देखिए कि दुनिया में ईदी सेंटर का नाम है, और ईदी अब्दुल सत्तार ईदी जो हैं वो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं अपनी खिदमत के तौर पे। अब आप देखें मदर टेरेसा के साथ नाम लिया जाता है, इस तरह के और बड़े लोग हैं। तो आप ये बताएं कि ईदी साहब का काम कैसा देख रहे थे जब आप ग्रूम हो रहे थे, जब कॉलेज में थे, और कैसा लगता था आपको कि वालिद साहब का नाम इतने हाई दुनिया में लिया जा रहा है और उनका काम ऐसा है? तो उस वक्त की सोच बताइए जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे। मैं ईदी साहब से बहुत ज़्यादा अटैच था। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो मैं पाकिस्तान में आने के बाद बहुत ज़्यादा था, करीब था, ईदी साहब के साथ ही था। बल्कि मेरे एक कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन थोड़ी सी लेट हुई है, तो मैं ईदी साहब के साथ फुली अटैच था। जब मैं स्कूल में था और जब मैं अमेरिका चला गया तो मैं ईदी साहब से बहुत ज़्यादा अटैच था। मैं चाहता था कि ईदी साहब के साथ ईदी साहब के फलाही कामों में उनका जो है वो हाथ बटाऊँ। मतलब आपको जवानी से ही शौक़ था? हाँ, बचपन से ही तकरीबन शौक़। माशाल्लाह। तो अमेरिका भी मैंने इसीलिए छोड़ा, मुझे वहाँ पे बहुत सारे मौके थे कि मैं आगे बढ़ूँ, मगर आप वापस आ गए। हाँ, मुझे ईदी साहब ने पूरा मौका दिया कि अगर आपने वहाँ पर रहना है, सेटल होना है, आप कर लो, जो कुछ करना है आपको पूरी इजाज़त है। लेकिन मैं ईदी साहब से अक्सर फ़ोन पर रब्ता करता और कहता मुझे ईदी साहब यहाँ पे मज़ा नहीं आता, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। फिर पाकिस्तान आने के बाद मैंने जो है वो ईदी साहब के साथ मुकम्मल तौर पे जुड़ गया, इनके साथ काम करता रहा, और 1992 से 93 से आप समझ लें कि मैं ईदी साहब के साथ। अच्छा, ये हमने सुना है फैसल ईदी भाई कि अब्दुल सत्तार ईदी की एक ऐसी शख्सियत थे जो यानी आवाम की और लोगों की खिदमत के लिए
एक एक हफ्ता घर नहीं जाते थे, और जब रात को सोना होता था तो ईदी सेंटर में सो जाते थे। तो आप ये बताइए, ऐसी मिसाल तो हमें कहीं मिलती नहीं है, आप कैसा देख रहे हैं अपने वालिद साहब को? ईदी साहब तो देखें 24 घंटे यहीं पे होते थे, और जो है मैं भी ईदी साहब के कमरे में सोता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। जब से ईदी साहब का इंतकाल हुआ है, बल्कि जब से ईदी साहब बीमार थे मैं इनके पास ही आ गया था, और उस वक्त से लेके आज तक जो है वो मैंने ये सेंटर और ईदी साहब की जगह बंद नहीं होने दी। ईदी साहब का जब इंतकाल हो गया तो इनका जो ऑफ़िस था, इनका जो कमरा था, वो मैंने बंद नहीं होने दिया, और मुस्तकिल तौर पे जो है वो मैं यहाँ पे काम करता रहा और आता रहा। और अब आज उन्हीं के कमरे में मैं रहता हूँ, और इदारे के जो है वो हिस्सा बने हुए हैं और काम करते हैं जिस तरीके तो से। आप ये फैसल भाई ये बताइए कि अब्दुल सत्तार ईदी की जो सीट थी, जो उनकी जिम्मेदारियाँ थीं, उसको आप जो है ना निभा रहे हैं और ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि किन किन मसाइल से गुज़रना पड़ता है? फिर आप सोचते होंगे मेरे वालिद इसको किस तरह देखते थे, और आप ना तजुर्बेकार, इतना तजुर्बा तो नहीं था जितना ईदी का है, ईदी साहब का था। तो लेकिन बताएं कि आप किस तरह देख रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। नहीं, ईदी साहब जब ज़िंदा थे उस वक्त भी मैं ईदी साहब को कहता था कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे मुल्क में फैली हुई है, ईदी साहब इसको चलाना बहुत मुश्किल होगा, मैं नहीं चला सकूँगा। तो ईदी साहब गुस्सा हो जाते थे, नहीं बिल्कुल आप चलाओगे, आप में सलाहियत है। तो मैं डरता था, लेकिन खैर ईदी साहब हिम्मत बढ़ाते थे, मम्मी की हिम्मत बढ़ाते थे, कुबरा की हिम्मत बढ़ाते थे, अलमास की, जितने भी हमारे बच्चे हैं जो भी काम करते हैं, फैमिली के जितने हैं, हाँ, तो सबकी जो है वो हिम्मत बढ़ाते थे। और जो फैमिली, चूँकि फैमिली ट्रस्ट है तो जितने ट्रस्टी फैमिली के थे उनकी भी हिम्मत बढ़ाते थे कि बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। और हकीकत में ईदी साहब का जब इंतकाल हुआ तो मम्मी मौजूद थी, मम्मी का एक्सपीरियंस था, काम थी, और मम्मी ने इनको काफ़ी हद तक जो है वो सारे सिस्टम को चलाया, संभाला, और मुझे भी जो है वो सिखाया और हिम्मत देती थी। जैसा कि आप जानते हैं फैसल भाई के ईदी साहब जो हैं वो अपने ऑफिस को कितनी ज़िम्मेदारी से, पाकिस्तान में इतना सारा काम, इतनी ज़िम्मेदारी हैं, अब वही सीट पे आप बैठे हैं, तो आप कैसा देख रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि वालिद साहब पे कितना काम होता था, वही आपके कंधों पर आ गई, तो क्या महसूस करते हैं आप? ज़रा बताइएगा कि मसाइल भी पेश आए होंगे नए नए जब आप आए। जी जी, मैं घबरा गया था, और लेकिन सिस्टम बना हुआ था, चीज़ें चल रही थी ऑर्गेनाइजेशन में, सारे जिम्मेदारियां तकसीम थी, और हम ऊपर से जो है वो बस सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। तो ये सिलसिला सारा चलता रहा, और अक्सर ईदी साहब से जो है ना वो मेरी वो होती थी, डिबेट होती थी। ईदी साहब हमारे सेंटर जो हैं, ईदी साहब कहते थे कि हमारे सेंटर 300 से ज़्यादा हैं, तो मैं अक्सर कहता था ईदी साहब हमारे बैंक अकाउंट जो है वो 100 के करीब है, सेंटर 150 या इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ईदी साहब कहते थे 300 से ज़्यादा हैं। फिर अब मैंने जो है ना पिछले 2-3 सालों से हम पूरे सेंटरों की लिस्टें बना रहे हैं, सारा सिस्टम बनाते, इन्हेंस करते जा रहे हैं ताकि हर सेंटर की हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकें। तो अब पता चला कि 500 से ज़्यादा सेंटर हैं हमारे। अच्छा, तो ईदी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि 300 से ज़्यादा सेंटर हैं, और अब इसको जाके हम थोड़ा सा एडवांस करते जा रहे हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड में लेकर आते जा रहे हैं, और फ्यूचर में जाके इस सारे को कंप्यूटराइज करना है और चीज़ें और आसान करनी है इंशाल्लाह। फैसल भाई ये बताइए कि कुछ आपके पास फिगर हैं कि पंजाब में और सरहद में और सिंध में, बलूचिस्तान में एक रफ़ आइडिया कितनी कितनी ब्रांचेस होंगी? देखिए जो है वो कराची में हमारी तकरीबन 50 के करीब हैं, और इस तरीके से सिंध में 100 के करीब हैं, पंजाब में 100 से ऊपर हैं माशाल्लाह। और फिर KPK और बलूचिस्तान में, KPK में भी हैं और बलूचिस्तान में कम है क्योंकि आबादी बहुत फैली हुई है। तो फिर आपका शेड्यूल होता है या फैमिली का और कोई मेंबर दूसरे सूबों में देख रहा है? नहीं, विज़िट करते रहते हैं, हमारे मुख्तलिफ इंचार्जेस होते हैं, हम भी हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हैं, हम मुख्तलिफ बड़े शहरों में विज़िट करते रहते हैं, कभी कभी छोटे शहरों में भी जाते हैं, और ये रूटीन में साल में 3, 4, 5, 6 विज़िटें होती हैं किसी न किसी दूसरे शहरों में। और कभी कोई मसले आ जाते हैं तब विज़िट करते हैं और चीज़ें देखते रहते हैं हम। तो फैसल ईदी साहब ये बताइए कि दुनिया में जो इमरजेंसी के और यानी आफात के सिलसिले में कुदरती आफात आती हैं, इस हवाले से बहुत ही एडवांस हो गया है और ममालिक, हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो पा रहा है ये? आप बहुत करीब से देखते हैं इसको, आप सही बताएंगे कि क्या वजह है जो हम पीछे हैं? नहीं, पाकिस्तान में अब 18वीं तरमीम के बाद काफ़ी अरसे बाद, 18वीं तरमीम के काफ़ी अरसे बाद अब
जो सरकारी इदारे हैं वो बहुत बेहतर फंक्शन करना शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ इदारे जो हैं वो बहुत अच्छा फंक्शन करना शुरू कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी हेल्थ सर्विसेज पे आ रहा है। इसी तरीके से हमारा एजुकेशन के कुछ डिपार्टमेंट हैं, हालांकि हमारी तरजीहात सरकारी एजुकेशन की तरफ बहुत कम है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट सेक्टर में, कुछ NGO सेक्टर में कुछ तालीमी इदारे जो हैं वो बहुत अच्छा फंक्शन कर रहे हैं। इससे हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत अच्छी इससे पहले का जो हमारा सिस्टम था ना, उसमें एजुकेशन जो वर्किंग क्लास है हमारी, इसमें बहुत कम एजुकेशन है। स्कूलिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही खस्ता है, मेयार पस्त है, बहुत मेयार पस्त है, खस्ता है, वो डिलीवर नहीं कर पाता और बर्डन बना के जो है वो बच्चे पे डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मैं फ़लस्तीनी की गाज़ा में जो है वो जाने की काफ़ी, ईदी साहब के ज़माने में भी हमने कोशिश की, मैंने अभी भी कोशिश की। तो मैं फ़लस्तीनियों की एम्बेसी में बैठा हुआ था, इनसे मैं बात कर रहा था कि गाज़ा की जो है वो लिटरेसी रेट क्या है। तो उन्होंने कहा गाज़ा का लिटरेसी रेट 95% से अबव है। 95% से अबव है, क्योंकि वहाँ पे सारी स्कूलें तोड़ दी थी इजराइल ने। तो हमने कहा कि हम 5-7 स्कूलें इनको बना देंगे ताकि इनका तालीमी सिस्टम डिस्टर्ब चल पड़े। हाँ, मैंने कहा कि आप तो जंगों में हैं, हमें हर 5-10 साल बाद आपको तबाह कर देते हैं, तो आपका 95% कैसा है? इसने कहा नहीं, एजुकेशन में फ़लस्तीनी जो अथॉरिटी है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती। वाह वाह वाह, और क्या कहने। मैंने इनसे पूछा किस तरह करते हैं? इसने कहा हमारे पाकिस्तान में तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट होती है, और उसने कहा फ़लस्तीन में इवनिंग शिफ्ट भी होती है। कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होगा। वाह वाह वाह, शाम से रात तक। हाँ, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट होगी, फिर आफ्टरनून शिफ्ट होगी, फिर इवनिंग, क्योंकि स्कूलों की तादाद कम है। क्या बात। और हमारे यहाँ भी इस तरह करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी बच्चा स्कूलों से बाहर है, जो कि बहुत ही शर्मनाक ज़रूरत है उनको तालीम दी जाए। बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए कि अब 80 साल होने वाले हैं पाकिस्तान को। हमारे अपर क्लास को शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने वर्किंग क्लास के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं किया, ना एजुकेशन में काम किया, ना हेल्थ में काम किया। तो इनको बहुत ज़्यादा शर्म की बात, सोचने की ज़रूरत है, वो करने की। और जो दरबे स्कूल बना दिए इन्होंने, एक अच्छी स्कूलें होती थी किसी ज़माने में, उसको भी बर्बाद कर दिया। छोटे छोटे कमरों में जो है वो 50-50 बच्चों को घुसेर के स्कूलों का बाहर स्कूल लिख देते हैं, ये भी गलत है। जी। तो इस स्कूलिंग निज़ाम को बेहतर होना चाहिए, 3 शिफ्टें होनी चाहिए, और कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। कानूनन अगर कोई बच्चा, अगर माँ बाप स्कूल से बाहर रखते हैं तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाए। लेवल 1 की कार्रवाई की जाए, फिर नहीं माने तो फिर लेवल 2 की कार्रवाई की जाए, और उन फैमिलीज़ को दे दिया जाए। लेवल 3 में जाके फिर वो बच्चा ही उनसे ले लिया जाए और उस फैमिली को दे दिया जाए जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके औलादे नहीं हैं, ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके, एक अच्छा शहरी बन सके। फैसल भाई, ये बताइए कि ईदी सेंटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बनाया आपने, उससे कितने बच्चे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं? ये 1 साल हुआ, ये इंस्टीट्यूट में काफ़ी अरसे से लगा हुआ था, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी कि किस तरीके से मैं इसको चलाऊं। लेकिन अब जो है वो एक अच्छा सेटअप बन चुका है। हम 5 से 7-8 ट्रेड्स जो है उसमें सिखा रहे हैं, जिसमें मशीनिस्ट है, ऑटोमोबाइल की जो है वो मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रेफ्रिजरेशन है, ये सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स इसमें अभी तो तादाद कम है, तकरीबन 150-200 के करीब स्टूडेंट्स इससे जो है वो फ़ायदा उठा चुके हैं, और मज़ीद अब दाखिले जो है वो होते जा रहे हैं। अब तो 1 ही साल हुआ है इसका। अब फैसल ईदी साहब, ये बताइए कि आपकी पूरी पाकिस्तान में एम्बुलेंसेज की तादाद कितनी होगी? तकरीबन 2000 के करीब एम्बुलेंसेज हैं हमारी, सारी छोटी बड़ी सब मिला के, माशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में मैंने जैसे कि आपको बताया 500 से ज़्यादा हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा फैसल भाई, ये बताइए कि बहरी जो खिदमात आप अंजाम दे रहे हैं, वो हमारे नाज़रीन को मालूम ही नहीं, पाकिस्तानियों को, कि बहरी खिदमात किस तरह हैं आपकी, और उसके हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। हाँ, बहरी खिदमात बेसिकली फ़्लड रेस्क्यू है, कभी कभी समंदर में भी हम चले जाते हैं। तो सैलाब पाकिस्तान में अक्सर आते रहते हैं, सैलाब जो है, और बारिशें होती हैं, फिर डूब जाते हैं, लोग फंस जाते हैं, आबादियाँ डूब जाती हैं। तो उनको निकालने के लिए हमारे पास काफ़ी अरसे से कश्तियाँ हैं, फर्स्ट एड पहुँचाते हैं। हाँ, उनको रेस्क्यू करते हैं गहरे पानी से या फंसे हुए हैं, तो उनको निकाल के जो है वो लेकर आते हैं किनारे पे। अच्छा। और महफूज मकाम पे, और ताकि जो है वो पानी से निकल के अपनी जान बचा सकें, चीज़ें फंसे। फैसल भाई, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल भी ईदी सेंटर के चल रहे हैं,
उसकी क्या पोजीशन है, कितने होंगे ये और कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? एक तो हमारे ईदी होम्स के अंदर स्कूल्स होते हैं जी जी, और तकरीबन 17 ईदी होम्स हैं, उन सब के अंदर तकरीबन स्कूल हैं, सिवाय जहाँ पे पागल खाने जहनी माजूर वगैरह रहते हैं वहाँ पे नहीं होता। और इसके अलावा हमारे कुछ सेंटर्स पब्लिक स्कूल्स में भी चल रहे हैं, तो जगह हैं तकरीबन 5-6 के करीब, 4 या 5 के करीब स्कूल्स हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और वो फंक्शन कर रहे हैं और उनमें हम जो है वो तालीम दे रहे हैं लोगों को और पब्लिक को। उनकी तादाद स्टूडेंट्स की सैकड़ों में है, मतलब हर स्कूल में किसी जगह में 200 हैं, किसी जगह 400 हैं। ये भी बहुत बड़ी खिदमत है। ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल के जो है ना एजुकेशन हम दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फैसल भाई ये बताइए, लावारिस मैयतों की जो तदफीन होती है उसका क्या तरीक़ेकार है? कि नाज़रीन को थोड़ा बहुत तो मालूम है, लेकिन तरीक़ेकार क्या करते हैं आप, जो आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो, कानूनी आगे पेचीदगियाँ ना हो? ये में पुलिस देती है लावारिस मैयतें, अगर किसी जगह सड़क पे या कहीं पे कोई मरा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो पुलिस हमें देती है। पुलिस के साथ हम फिर जो है उसको सिविल हॉस्पिटल, कोई भी करीबी किसी भी शहर में जो सिविल हॉस्पिटल, अगर लाहौर का है, मुल्तान का है, कराची है, लाहौर, किसी भी शहर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम उसको ले जाते हैं। वहाँ पे उसकी MLO जो है वो हमें या तो पोस्टमार्टम करेगा, अगर नहीं करना होगा तो वो हमें स्लिप बना के दे देगा कि इसको आप अमानत रखो और उसके वर्षा को तलाश करो। हम कराची में तो हमारे पास सर्द खाना है, लाहौर में सर्द खाना है, इस्लामाबाद में भी सर्द खाना साद ने बना दिया है, तो वहाँ पे हम जो है वो 5 दिन 7 दिन 8 दिन उसको रखते हैं सर्द खाने में। अगर उसके वर्षा आ जाते हैं, शनाख्त करते हैं, तो हम उसको रिलीज़ कर देते हैं। पुलिस से सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाँ, वरना हमें जो है वो हमें पुलिस लिख के ही ऐसे देती है कि इसको अमानतन अपने पास रखें, और अगर जो है वो उसको फिर तदफीन कर दें अमानतन। तो हमें शुरू में एक पर्ची मिल जाती है, उसी में जो है ना ये लिख देते हैं। तो जिन शहरों में हमारे पास सर्द खाने हैं उनको हम रख लेते हैं 5, 6, 7 दिन तक, 10 दिन 15 दिन तक भी रख लेते हैं। अगर सर्द खाना नहीं है तो हमें फिर उसी दिन उसकी तस्वीरें खींच के हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, उसके एल्बम उसकी एल्बम बना लेते हैं, उसकी फ़ाइल पे उसकी तस्वीर लगा लेते हैं। कोई कानूनी पेचीदगी है तो रिकॉर्ड आप दे देते हैं। हाँ, अगर कोई वारिस आए उसको तलाश करने के लिए, तो वो तस्वीर इस तरह से बनाया कि बच्चे जितने भी हैं, पूरे पाकिस्तान के जितने भी यतीम खाने हैं, उनके बच्चों को रजिस्टर्ड किया जाए। वो ईदी साहब की और हमारी लड़ाइयों की वजह से हुआ कि इन बच्चों को आप रजिस्टर्ड नहीं करते, ना ये ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, ना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ना शनाख्ती कार्ड बना सकते हैं। ये बच्चे फिर शादियां कर लेते हैं, उनके भी बच्चे हो गए, उनके भी नहीं बन रहे। तो फिर लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी मसले हुए, हमारे पास आती थी। फिर बीच में इन्होंने, हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत ही गंदा जो है वो प्रोसीजर अनाउंस किया कि जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं है, जिसका बेफाम नहीं है, उस बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं करते थे। तो इन सारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया। बड़ा मसाल हो गया। फिर लड़ाइयाँ हमारी और तेज़ हुई, फिर कानून बना के इनको रजिस्टर्ड करो। फिर उसके तहत मेरे ख्याल से 400-500 बल्कि 700-800 बच्चों के जो ना हमारे यहाँ से शनाख्ती कार्ड बने, उनके माँ बाप के बने, उनके बच्चे हो गए थे, उनके बने। और सिलसिला हुआ। इसमें ये होता है कि हमें पूरा रिकॉर्ड देना होता है जब वो बच्चा दाखिल होता है, वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको पूरा रिकॉर्ड आप देते हैं। बच्चे का जब से हमारे पास आता है ना, उसके पुलिस का लेटर होता है हमारे पास, रेलवे पुलिस का लेटर होता है, या किसी और के थ्रू आया, कोर्ट के थ्रू वो होता है, वो स्कैन करते हैं वो, और अपने नादरा के रिकॉर्ड में डालते हैं, डेटाबेस में उसको डालते हैं, और उसको एक फिर फैमिली नंबर दे देते हैं। तो वहाँ से ये एक नई फैमिली शुरू हो जाती है। फैसल भाई, बिल्किस ईदी नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत कामयाबी से आप चला रहे हैं, तो इसको क्या आपके फैमिली मेंबर कोई फीमेल देख रही हैं या कौन देख रहा है? मेरी वाइफ जो है सबा, वो देख रही होती हैं इसको। और इसमें अब तो मेरे ख्याल से चौथा या पाँचवा बैच जो है वो इसका चल रहा है, पास करके निकले। हाँ, चल रहा है, 5वां पास होगा इसका मिडवाइफ का। 2 साल का कोर्स होता है इसमें। और सिंध गवर्नमेंट के अंदर इसकी बहुत अच्छी असामियाँ निकलती हैं, लड़कियां बहुत माशाल्लाह से उनको फ़ौरन जॉब मिल जाती है। और सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत बेहतर कर रही है, क्वालिफाइड लोगों को रख रही है अपने जितने भी मेटर्निटी होम्स और हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उसमें, ताकि ये बच्चों की और माओं की जो है वो हिफाजत कर सकें, उनकी डेथ को कम कर सकें। अच्छा फैसल भाई, ये बताइए, मुल्की और गैर मुल्की कुदरती आफात को किन तरह आप उसको पूरा करते हैं? क्या मसाइल पेश आते हैं? कानूनी क्या पेचीदगियाँ होती हैं? और जो इमदाद आप लेके जाते हैं, कोई किस तरह आप अंजाम देते हैं? ये बहुत अहम बात है, क्योंकि ईदी सेंटर वाहिद दुनिया का ऐसा है
जो दुनिया के हर मुल्क में जाता है और ख़िदमत मुसलसल कई साल से अंजाम दे रहे हैं। तो ये आप ज़रूर बताएंगे क्योंकि आजकल आप फेस कर रहे होंगे। बिल्कुल, कहीं बहुत सारी जो है वो हमने इमदादी सरगर्मियाँ की हैं। जैसे ज़लज़ले थे, तुर्की में ज़लज़ला आया उसमें गए थे, नेपाल में ज़लज़ला आया उसमें गए थे, फिर दूसरी जगहों पे हम कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात वीज़ा नहीं देते मुल्क वाले तो फिर नहीं जाते। अगर वीज़ा फ़ौरी इशू अगर हो जाते हैं तो हम फ़ौरी तौर पे उन मुल्कों में जाके अपना इमदादी सरगर्मियाँ करते हैं, वहाँ पे देखते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ या डिज़ास्टर मिनिस्ट्री के साथ। तो हमें बहुत सारी चीज़ें रिलीफ़ के लिए भी करते हैं, एमरजेंसी की उसमें भी जो है वो हेल्प करते हैं हॉस्पिटल्स में जाके। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ाते जा रहे हैं और जहाँ कहीं भी होता है, अगर हुकूमत वीज़ा दे देती है। अभी इंडोनेशिया में कोई इशू हुआ था, ज़लज़ला आया था या सैलाब आया था, उसमें हमें उन्होंने इजाज़त नहीं दी, वीज़ा नहीं दिया, तो हमने फिर यहीं से मदद कर दी थी, गवर्नमेंट को कुछ पैसे दे दिए थे। तो इस तरह से भी करते हैं। मतलब कभी मसाइल भी आते हैं, कभी कभार मसाइल आ जाते हैं। हालांकि इंडोनेशिया से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों इजाज़त नहीं दी, उनके शायद पॉलिसी में नहीं था उसमें। तो बाज़ औक़ात आजकल जो कवानीन बन गए हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के, इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। अभी हम गाज़ा के अंदर काम करना चाह रहे थे तो मिस्र के थ्रू, तो मिस्र में हम जो है वो नहीं कर पा रहे थे। अभी तक हमें बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं और हम करना चाह रहे हैं। अल्लाह करे ये जो जंग हो गई है ईरान और इज़राइल के दरमियान, ये रुक जाए और फ़लस्तीन का मसला हल हो, गाज़ा का मसला हल हो और दुनिया भर की इमदाद वहाँ जाने दे। और लोगों के साथ जो जुल्म कर रहा है इज़राइल, भूखे मर रहे हैं, अरे जुल्म जो इज़राइल कर रहा है, अल्लाह उसको कोई रास्ता निकाले और उन लाखों लोगों की जो जान पे खेल रहा है, कहत कर रहा है, मार रहा है, बहुत ही रास्ते जुल्म है, ख़त्म हो और लोगों के लिए रास्ते खुले, उनको रिलीफ मिले और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बेचारे जी सकें। बिल्कुल, तो उसमें हमारा रोल है, हमारा कोशिश होगी कि हम वहाँ पे जाके काम करें, वहाँ के किसी लोकल NGOs के साथ मिलके। वहाँ के लोकल लोगों को तो NGO भी नहीं बनाने देते ये लोग। अच्छा फैसल ईदी साहब, ये बताइए कि ये तो तफसीली आपसे बहुत सारे ईदी सेंटर के बारे में बात हुई है, आपकी आम ज़िंदगी के हवाले से कुछ बताइए कि कितने के बच्चे हैं और कराची में तालीम हासिल कर रहे हैं, कैसी गुजर रही है? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं। बड़ा लड़का पायलट है अभी, तो बड़ी बेटी जो है वो इस वक्त जिना हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही है। 2-3 महीने के बाद अब तकरीबन डॉक्टर बन गई है। डॉक्टर तो बन गई है, बस अब सर्टिफिकेशन मिल जाएगी और फिर स्पेशलाइजेशन में भी जाएगी। बाकी 2 बच्चे, बाकी 2, एक की शादी हो गई, वो अकाउंटेंसी पढ़ रही थी तो उसने आधी छोड़ दी और फिर अमेरिका चली गई। मेरी बहन की बेटे के साथ उसकी शादी हो गई। और एक छोटा है, अब वो स्कूल पढ़ रहा है, अभी मैट्रिक A लेवल किया है, मतलब O लेवल किया है, अब A लेवल करेगा। टेक्निकल स्कूल में भी हमारा माशाल्लाह जा रहा है, तो सीख रहा है वहाँ से। ईदी साहब, आपसे बहुत ही तफसीली बातचीत हुई। अब ये बताइए आखिर में, सबसे आखिरी सवाल, कि ईदी सेंटर में इन फ्यूचर कोई ऐसी नई चीज़ आप करने वाले हैं जो अभी तक नहीं थी, कमी महसूस करते थे, वो उस चीज़ का होना कोई ऐसी प्लानिंग में शामिल है आपकी? बिल्कुल, हम नॉर्थ कराची में हमारा ईदी सेंटर है 10 एकड़ का, उसके 5 एकड़ में हम कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त, 800 बल्कि 1000 बेड का। ये तो कराची वालों के लिए खुशखबरी है। हाँ, सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान वालों, पूरे पाकिस्तान के लिए। और कैंसर हॉस्पिटल, उसमें शुआएँ भी लगेंगी, 6 लिनिक्स की मशीनें लगेंगी शुआओं की। क्या बात है, क्या बात है। एक सराबगोट पे हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसमें आँखों का और ट्रॉमा का जो है वो स्पेशलाइजेशन होगी। इसी तरीके से टेक्निकल स्कूल हमने बनाया, नर्सिंग स्कूल हमने बनाया, उसको भी आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, बढ़ाएंगे। बहुत खूब, और चीज़ें चला रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। फैसल ईदी साहब, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे ईदी सेंटर के ट्रस्टी फैसल ईदी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही ईदी सेंटर के बारे में आपसे तफसीली बात हुई। और नाज़रीन, अगली किसी और शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।